हम्म। तो लास्ट क्लास में हमने बैगेज के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया कि भाई बैगेज में आपके पर्सनल बिलोंगिंग शामिल होंगे। बैगेज मतलब आपका सामान एक्सक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स। आप जब भी बैगेज लेके आते हैं तो ये जो बैगेज है वो अकम्पनीड बैगेज हो सकते हैं, अनअकम्पनीड बैगेज हो सकते हैं। बैगेज के केस में आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी और अगर बोनाफाइड बैगेज है तो टू द एक्सटेंट ऑफ जीएफए उसकी वैल्यू एग्जम्प्ट हो जाएगी और रिमेनिंग वैल्यू पे आपको 35% ड्यूटी और 10% है सोशल वेलफेयर सरचार्ज देना पड़ेगा। बट अगर बैगेज नॉन बोनाफाइड बैगेज हुआ तो लास्ट एक हमने क्वेश्चन किया था कि इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है वो आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस मीन्स आप एक प्रोफेशनल हैं, आप इंडिया के बाहर एक प्रोफेशन में एंगेज थे। जब मैं कहती हूँ इंडिया के बाहर आप प्रोफेशन में एंगेज थे मीन्स आप एक डॉक्टर थे या आप एक प्लम्बर थे या इस तरीके का कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। अगर आप इंडिया के बाहर किसी प्रोफेशन में एंगेज थे एंड यू आर और आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया में अपना रेजिडेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब अपना बोरिया बिस्तर आपने फॉरेन से पैक किया एंड यू आर फाइनली कमिंग टू इंडिया, अगर ऐसा है तो आपको भाई आप जब इंडिया से आएंगे तो आप अपना वहां पे जो आपका सामान था वो भी लेके आएंगे। तो इन एडिशन टू द रूल 3 और 4, इन एडिशन टू द रूल 3 और 4 का मतलब आपका जो 50,000 या 15,000 वाला जीएफए है या जो ज्वेलरी हमने आपसे बात की थी वो तो जो आपको मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको एडिशनल फ्री अलाउंस भी मिलेगा और कितना फ्री अलाउंस एडिशनल मिलेगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक, मीन्स अगर आप जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर आप एक इंडियन पैसेंजर हैं और इंडिया के बाहर आप 3 से 6 महीने रह के आए हैं, 3 महीने उससे ज्यादा और 6 महीने तक अगर आप रह के आए हैं, ठीक है, मतलब सॉरी लेस देन 6 मंथ्स अगर आप रह के आए हैं तो आपको जो 50,000 का जीएफए जो मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप 60,000 रुपए तक के आर्टिकल्स ला सकते हैं फ्री ऑफ ड्यूटी। और वो कौन से होंगे 60,000 रुपए तक के आर्टिकल? आपके यूज हाउस होल्ड आर्टिकल, आपके घर में अवन पड़ा है, आपके घर में कोई और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पड़ा है, कोई भी आपके हाउस होल्ड आर्टिकल जो आप फॉरेन में यूज करते थे वो आप लेकर आ सकते हैं 60,000 रुपए तक। लेकिन अगर आप 6 महीने या उससे ज्यादा और लेस देन 1 ईयर अगर वहां पे आप रहे हैं तो आप 1,60,000 1,00,000 रुपए तक की वैल्यू का सामान ला सकते हैं। अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा और 2 साल से कम तक रहे हैं तो 2,00,000 रुपए तक की वैल्यू का आप सामान ला सकते हैं। और अगर आप उससे ज्यादा रहे हैं तो 5,00,000 रुपए की वैल्यू का आप सामान ला सकते हैं। अगेन आप मैं रिपीट कर रही हूं, जो 50,000 या 15,000 वाला जो जीएफए हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल थे इंडिया के बाहर और अगर अपना अपना रेजिडेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके यूज्ड हाउस होल्ड आर्टिकल आप इस वैल्यू तक इंडिया में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब ना अगर आप 2,00,000 रुपए तक का कंसेशन अवेल करना चाहते हैं तो आप पिछले 3 सालों में है ना आपने ये कंसेशन अवेल नहीं किया है। मतलब आपने पिछले 3 सालों अगर आप अपना रेजिडेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तो पिछले 3 सालों में आपने ऐसा कोई रेजिडेंस ट्रांसफर की एक्टिविटी लास्ट 3 इयर्स में नहीं की है ना। इसको आप हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, हटा दीजिए, जो मैंने हटाया आप भी हटा दीजिए। अब अगर आप इंडिया में करेंसी लेके आना चाहते हैं या इंडिया से करेंसी लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फेमा के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। फेमा एक्ट जैसा बोलता है उतना ही इंडियन करेंसी आप लेके आ सकते हो या लेकर जा सकते हो। ठीक है, ये भी हटा दीजिए, हटा दीजिए। जो मैं हटा रही हूं आप भी स्ट्राइक आउट करते जाइए, है ना, क्योंकि बिकॉज आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। स्टडी मटेरियल में ये चीजें नहीं दी है, कंटेंट को कवर नहीं किया इसीलिए हटा दिया है मैंने। कुछ कम मतलब इसमें पर्सनल भी आ गई तो हाउसहोल्ड आर्टिकल भी आ गए तो लिमिट कम नहीं है। एक सेकेंड,
जस्ट एक सेकेंड, एक मिनट है शिवानी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। हाँ बोलिए शिवानी, क्या बोल रहे हैं? मैम शिवानी नहीं, मोनिका। हाँ मोनिका बोलिए। मैम ये लिमिट मतलब पर्सनल आर्टिकल भी हो गया, हाउसहोल्ड आर्टिकल भी हो गया, तो ये कम नहीं है लिमिट 60,000? नहीं, अब ये है सो है, मतलब अगर कम है तो भी है। और बोल रहे ना 50,000 रुपए तक की वैल्यू का आइटम आप जनरल जीएफए में ला सकते हो, और बाकी आप जितना स्टे करके आए हो उस हिसाब से हम आपको अलाउ कर रहे हैं। इट इज काइंड ऑफ अ जीएफए ओनली, लेकिन ये तब मिलेगा जब आप इतनी ड्यूरेशन इंडिया के बाहर रह के आए हो। और इसके ऊपर भी हम आपको लाने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, आप 35% ड्यूटी दो और ले आओ। हाँ, और मैम इसमें गोल्ड ज्वेलरी वो अलग है ना, वो जो एडिशनल जो मिल रहा है वो मिल रहा है। जो ज्वेलरी 20 ग्राम मेल के लिए, 40 ग्राम फीमेल के लिए, वो जो है वो है, ये उसके अलावा है। अच्छा। चलिए, सो दिस वाज बैगेज, और अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंपोर्ट बाय पोस्ट और कुरियर। मैम बैगेज का एक क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं शिवानी? मैम बैगेज का बुक में एक क्वेश्चन है वो मुझे आ नहीं रहा। किसका बैगेज का क्वेश्चन? Yes. मॉड्यूल खोलना पड़ेगा मुझे, एक मिनट। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन है? पेज नंबर, मैम रजिस्ट्रेशन नंबर 7 है, वो मुझे नहीं आया। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ओके। शिवानी, हाँ बोलो। पेज नंबर 870, ओके। देखिए, इन्होंने बोला इलस्ट्रेशन 7 में आपको बोला है कि एक टेक्नोक्रेट है, और वो जो टेक्नोक्रेट है वो क्या क्या लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है ट्रेवल सोवेनियर लेके आ रहा है। मतलब टेक्नोक्रेट है जो फॉरेन ऑफ फॉरेन ओरिजिन हैज कम ऑन ट्रेवल वीजा टू टूर इन इंडिया एंड ही कैरीज विद हिम अ पार्ट ऑफ बैगेज। ठीक है, वो फॉरेन ओरिजिन का है, और वो क्या क्या लेके आता है देखिए। ट्रेवल सोवेनियर लेके आ रहा है, अदर आर्टिकल्स कैरीड ऑन इन पर्सन 1.5 लाख रुपए का लेके आ रहा है, और 120 स्टिक ऑफ सिगरेट लेके आ रहा है 100 रुपए ईच की, और फायर आर्म लेके आ रहा है 100 कार्ट्रिज विच इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ कार्ट्रिज एट द रेट ऑफ ₹500 पर कार्ट्रिज। मतलब 100 कार्ट्रिज लेके आ रहा है, जिसमें जो कार्ट्रिज की वैल्यू है वो क्या है? 500 रुपए पर कार्ट्रिज है। फायर आर्म लेके आ रहा है कार्ट्रिज के साथ, और जिसमें कार्ट्रिज की वैल्यू 500 रुपए पर कार्ट्रिज है। ठीक, नाउ अब आप देखिए कि क्या कैसे वो ड्यूटी देगा। इसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पेबल कैलकुलेट करनी है, और रेट दे रखी है बैगेज के ऊपर 38.5 इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज। देख, सबसे पहली बात, ये जो ट्रेवल सोवेनियर्स होता है, इट इज, ये जो एक मिनट इधर से लेके, ये जो आपका
ट्रेवल सोवेनियर होता है, ये बोनाफाइड बैगेज की कैटेगरी में आता है और इसके ऊपर ड्यूटी चार्ज नहीं होती। ठीक है, इस ट्रेवल सोवेनियर्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, मतलब आप ट्रेवल सोवेनियर ला सकते हो। ट्रेवल सोवेनियर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पेरिस गए और ऐसे छोटे छोटे एफिल टावर की कीचेन ले आए, या आप स्विट्जरलैंड गए और आप वहां से ना वो स्विस बेल ले आए, ठीक। तो ट्रेवल सोवेनियर जीएसटी के दायरे में नहीं, सॉरी कस्टम के दायरे में नहीं आता, और ट्रेवल सोवेनियर को बोनाफाइड बैगेज माना जाता है, ड्यूटी फ्री बोनाफाइड बैगेज। ये तो आप चीज याद रखेंगे। ठीक है शिवानी, ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं अदर आर्टिकल कैरिड ऑन बाय पर्सन। इसके अलावा वो 1.5 लाख रुपए का कोई और सामान ला रहा है, 120 स्टिक ऑफ वो सिगरेट लेके आ रहा है, और फायर आर्म लेके आ रहा है 100, ठीक है, 100 कार्ट्रिज लेके आ रहा है फायर आर्म की। नाउ अब सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपको याद है हमने जब आप इसमें देखो, ये आप देखिए, हमने एक अनेक्स्चर 1 पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि अनेक्स्चर 1 में जो कुछ लिखा हुआ है ना, अनेक्स्चर 1 में जो कुछ लिखा हुआ है वो कैसा है, नॉन बोनाफाइड बैगेज। नॉन बोनाफाइड बैगेज मतलब अगर आप फायर आर्म्स लेके आते हैं या आप कार्ट्रिज लेके आते हैं 50 से ज्यादा, ठीक है, या आप सिगरेट लेके आते हैं 100 स्टिक से ज्यादा, या 25 से ज्यादा सिगार लेके आते हैं, तो ये सब क्या है आपका नॉन बोनाफाइड बैगेज। मैंने आपको बोला भी था कि आप इसके आगे लिख लीजिए नॉन बोनाफाइड बैगेज। ठीक, अब आप देखिए इस सवाल में आप क्या लेके आ रहे हैं, आप फायर आर्म लेके आ रहे हैं विद 100 कार्ट्रिज, ठीक है, और आप लेके आ रहे हैं 120 सिगरेट। 100 सिगरेट तक तो बोनाफाइड बैगेज है ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप 100 सिगरेट से ऊपर लेके आते हैं, है ना, आप 100 सिगरेट से ऊपर लेके आते हैं तो वो नॉन बोनाफाइड बैगेज है। इसका मतलब आप 100 सिगरेट तक ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। और पर इसमें तो अपन ने ये पढ़ा था कि एनेक्सर 1 में जो भी पीरियड है वो तो 100% की कैपेसिटी जो है वो 30.5 तो लेकर मतलब नहीं, हाँ, अनेक्स्चर 1 में जो चीजें लिखी है वो 100% टैक्सेबल होगी। तो अनेक्स्चर 1 में क्या लिखा है, 100 सिगरेट से ज्यादा लिखी है, 100 सिगरेट तक तो चलेगा ना, बोनाफाइड है। okay? और अब ये जो व्यक्ति है ये फॉरेन ओरिजिन का है, यानी इसको कितना जीएफए अलाउड है, 15,000। मैंने आपको बोला था ना 50 तो याद रखिए, बाकी सब 15,000 है, तो इसे 15,000 जीएफए मिलेगा। अब आप देखिए ये लेके आता है 100 सिगरेट, है ना, और 100 सिगरेट, हाँ, ये 100 सिगरेट लेके आता है और 100 सिगरेट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की एक सिगरेट, 100 रुपए की एक सिगरेट है, तो ये 10,000 रुपीज का सिगरेट हो गया ना, हो गया ना, 10,000 रुपीज का सिगरेट हो गया। 15,000 का जीएफ है तो 10,000 तो इसमें से दे दें, इसे खत्म करें, इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नाउ उसमें क्या लिखा है कि कितने फायर आर्म के कार्ट्रिज आप ला सकते हो, 50 से ज्यादा नहीं ला सकते हो, मतलब 50 तक तो ला सकते हो, 50 ला सकते हो, 50 कार्ट्रिज, और एक कार्ट्रिज की वैल्यू कितनी है, 500, यानी 50 कार्ट्रिज की वैल्यू कितनी हो गई, 25,000, राइट, 50 इंटू 500 25,000। और आप देखो कि अभी हमारा 15,000 का जीएफए था, मैंने यहां पे कितना यूज किया है, केवल 10,000, यानी 5,000 जीएफए मुझे और मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी है, 20,000। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्योंकि इसे जीएफए मिली 15,000 का रहा है, इसके अलावा ये 1.5 लाख का और सामान ला रहा है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ना, है ना। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 1,70,000,
और 1,70,000 पे क्या लगा दूं, 35% बैगेज की ड्यूटी और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। आ गई। अब आप देखो, अब वो कितनी सिगरेट लेके आ रहा है, 100 से ज्यादा, यानी 100 तक तो जीएफए अलाउड है, लेकिन 20 सिगरेट की वैल्यू बराबर पूरी वैल्यू टैक्सेबल होगी, यानी 20 सिगरेट की वैल्यू, 20 सिगरेट की कितनी वैल्यू हो गई, 2,000, जो 100% टैक्सेबल होगा। ये बात ओके। इसके अलावा आप देखो, वो फायर आर्म लेके आ रहा है, पहले ये बात कर रही हूँ, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। हमने बोला था 50 से ज्यादा कार्ट्रिज आप लेके आओगे तो वो नॉन बोनाफाइड बैगेज है, यानी 50 कार्ट्रिज तक तो चलेगा, लेकिन 50 से ऊपर वो कितने कार्ट्रिज लेके आ रहा है, देखो 100, कितने कार्ट्रिज लेके आ रहा है, 100 लेके आ रहा है, ठीक है। 100 कार्ट्रिज वो लेके आ रहा है, 50 तो हमने उसको जीएफए दे दिया, बाकी का 50 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा ना, है ना, ये हो गया, ठीक। अब इसकी बात करते हैं फायर आर्म की। आप ये देखो क्या लिखा है, फायर आर्म वो 100 कार्ट्रिज के साथ लेके आ रहा है, और हर कार्ट्रिज की वैल्यू, मतलब जितनी भी फायर आर्म इंक्लूडिंग कार्ट्रिज, जैसे बंदूक के अंदर वो गोली लेके आ रहा है, और जो बंदूक की में जो गोली की वैल्यू है वो कितनी है, 500 रुपए पर कार्ट्रिज। ये बात समझ में आ गई, है ना, ये बात समझ में आ गई। अब आप देखिए, फायर आर्म तो पूरा का पूरा ही क्या है, नॉन बोनाफाइड बैगेज है ना, फायर आर्म पूरा का पूरा नॉन बोनाफाइड बैगेज, पूरा का पूरा फायर आर्म नॉन बोनाफाइड बैगेज है, और इस 1,00,000 रुपए के फायर आर्म की वैल्यू में 50,000 का नॉन बोनाफाइड बैगेज है ना, जो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, डबल है ना। तो फायर आर्म में से 50,000 के ऊपर हमने ऑलरेडी लगा दिया, तो 1,00,000 में से 50,000 माइनस कर दीजिए, और जो 50,000 होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। यानी ये जो 77,000 रुपए की वैल्यू है, ये 77,000 रुपए की वैल्यू का सामान आप लाओगे तो 77,000 की आपकी ड्यूटी भी लग जाएगी, कस्टम ड्यूटी। ओके, 64, 65, 450, 65, 450 वो लग जाएगी, एंड 77,000 दिस इज ओके, ठीक है। नहीं जरूरत है, छोड़ दो उसको, ये सब एमसीक्यूज वगैरह कर लीजिए, इनफ है वो। ओके, बढ़े आगे। अब हम बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। आपके सीएमए फाइनल के स्टडी मटेरियल में जो टॉपिक्स एडिशनल दिए हुए हैं, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाय पोस्ट और कुरियर के बारे में बात की गई। बहुत ज्यादा तो कुछ बताया नहीं गया है, केवल इतनी बात की गई है कि जब भी कोई गुड्स पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा इंपोर्ट होके आता है, तो उस पैकेट के ऊपर, जो गुड्स आप पोस्ट के द्वारा इंपोर्ट कर रहे हैं या कुरियर के द्वारा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक लेबल या डिक्लेरेशन लगा होता है। जैसे मान लीजिए एक पैकेट है, तो इसके ऊपर एक ऐसा लेबल या डिक्लेरेशन लगा होता है, और इस लेबल या डिक्लेरेशन में क्या शो होता है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू। और देखिए, नॉर्मली जब हम पोर्ट के थ्रू या एयरपोर्ट के थ्रू हम सामान मंगवाते हैं, तो सामान को क्लियर करने के लिए हम क्या फाइल करते हैं, एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बिल ऑफ एंट्री, है ना, उसे क्या कहा जाता है, बिल ऑफ एंट्री। पर आप देखिए, ये सामान जो आप पोस्ट के थ्रू मंगवा रहे हैं, इसके लिए कोई बिल ऑफ एंट्री सेपरेटली फाइल नहीं होती। आपके पैकेट के ऊपर जो लेबल लगा होता है, जिसमें सारी डिटेल होती है, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एवरीथिंग, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ ओरिजिन, सब चीजें जो उस पर लिखी होती है, वही लेबल या डिक्लेरेशन ट्रीटेड एज एंट्री फॉर इंपोर्ट। मतलब उसी को क्या मान लिया जाता है, उसी को क्या मान लिया जाता है, उसी को मान लिया जाता है बिल ऑफ एंट्री, उसी को मान लिया जाता है बिल ऑफ एंट्री। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात ओके है क्या? ठीक है, चलिए। हाँ बोलो, क्या बोल, बताओ शिवानी, बाप बोलो। ले कुछ जैसे सिंपल शब्दों में बात करूं, जब भी आप कोई पैकेट मंगवाते हैं, जैसे जब अमेजोन से आप कोई पैकेट मंगवाते हैं, उसके ऊपर एक ऐसा व्हाइट कलर का पेपर नहीं चिपका होता है, बारकोड हो रहता है। इसी तरीके से जब आप पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर एक लेबलिंग होती है, एक ऐसी स्ट्रिप लगी होती है,
उसको हम लेबल या डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें वो सारी डिटेल रहती है जो बिल ऑफ एंट्री में होती है। मतलब जितनी डिटेल बिल ऑफ एंट्री में होती है उतनी डिटेल वहां पर भी होती है। ठीक है। नाउ इंपोर्ट के केस में, हाँ बोलो बोलो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? शिवानी आपको भी नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही क्या? अच्छा, विदित क्लियर है? फिर तो आप इंटरनेट चेक करो बेटा अपना, है ना, डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लें, इंटरनेट चेक कर लें। अब ये जो शिवानी ने बैगेज का क्वेश्चन पूछा था ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसे जरूर करिएगा, सभी लोग करिएगा। जिन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी गुड, और नहीं सुनी तो वापस से अपने आप करिएगा और पूछिएगा फिर कोई डाउट होता है तो। ठीक। नाउ अगर आप पोस्ट या कुरियर के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हो तो रेट ऑफ ड्यूटी हम किस दिन की कंसीडर करेंगे? क्या बोला? डेट व्हेन पोस्टल अथॉरिटीज और कुरियर प्रेजेंट एट द प्रॉपर ऑफिसर a list containing the particular or date of arrival of the vessel whichever is later। इसका मतलब क्या है? अब देखिए क्या होता होगा। जैसे मान लीजिए आप पोस्ट के थ्रू कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अब पोस्ट के थ्रू आप जब कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो पोस्ट के थ्रू ऐसे सामान उड़ के थोड़ी आता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूएसए में कोई बंदा है जो आपको पोस्ट के थ्रू सामान भेज रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो यूएसए में जाके अपने पोस्ट ऑफिस पे सामान देगा। अब यूएसए के पोस्ट ऑफिस से सामान कहां आएगा? यूएसए पोर्ट पर आएगा, और जो यूएसए पोर्ट पर शिप खड़ा होगा उसमें ये सामान क्या हो जाएगा? लोडिंग हो जाएगी। मतलब अगर जैसे मुझे जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मुझे ना कन्याकुमारी या तमिलनाडु मुझे कोई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू सामान भिजवाना है, ठीक, तो मैं अपना पार्सल कहां देती हूं? मैं तो यहाँ के पोस्ट ऑफिस में दे देती हूँ। क्या पोस्ट ऑफिस में वो डाकिया डाक लाया साइकिल से लेके जाएगा क्या तमिलनाडु? नहीं, वो सारे जो पोस्ट के पार्सल्स होते हैं वो कहां चले जाते हैं? रेल के थ्रू जाते हैं या एयर के थ्रू जाते हैं, रेलवे के थ्रू चले जाते हैं। ठीक, तो वो जो पोस्ट डिपार्टमेंट है वो सारे कंसाइनमेंट को कहां लेके जाता होगा? इंडियन रेलवे के ऑफिस में लेके जाता होगा। इसी तरीके से यूएसए से अगर आप पोस्ट के थ्रू कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो आपका एक्सपोर्टर है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा? फॉरेन के पोस्ट ऑफिस में सामान देगा, और फॉरेन का पोस्ट ऑफिस उसे क्या करेगा? यूएसए में खड़े शिप पे लोड करवा देगा। अब ये शिप इंडिया में आएगा, इंडिया में आ गया मुंबई कस्टम पोर्ट पर। मुंबई कस्टम पोर्ट पर इस सामान की क्या होगी? अनलोडिंग होगी। ठीक है। अब क्योंकि ये वेसल के थ्रू सामान आया और पोस्ट के थ्रू आया, तो इसको क्लियर कराने, अगर मैंने पोस्ट के थ्रू कोई सामान इंपोर्ट किया है तो मैं तो अपना सामान लेने पोस्ट ऑफिस जाऊंगी ना, मैं मुंबई कस्टम पोर्ट थोड़ी जाऊंगी। तो जो मुंबई कस्टम पोर्ट से ये सामान कहां भेज दिया जाता है? ये भेज दिया जाता है इंडियन पोस्ट ऑफिस में। और इंडियन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? इंडियन पोस्ट ऑफिस में इस सामान को, इंडियन पोस्ट ऑफिस में कौन बैठा होता है? एक तो बैठी होती है पोस्टल अथॉरिटी और एक बैठा होता है प्रॉपर ऑफिस। जैसे ही ये पार्सल पोस्टल अथॉरिटी के पास आया, पोस्टल और पार्सल के ऊपर क्या लगा है? पार्सल के ऊपर लगा है लेबल। तो पोस्टल अथॉरिटी इस पार्सल को किसे प्रेजेंट करती है? प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट करती है, ताकि प्रॉपर ऑफिसर उसे क्या कर सके? ड्यूटी को असेस कर सके। तो अब अगर हमने अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू कोई आर्टिकल इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर हमें किस रेट से ड्यूटी देनी है? किस रेट से ड्यूटी देनी है? या एक तो वो डेट हो गई जिस दिन पोस्टल अथॉरिटी ने पार्सल किसको प्रेजेंट किया? प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट किया। यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस में पार्सल आ गया और पोस्टल अथॉरिटी वो किसको दे रही है? वहां बैठे प्रॉपर ऑफिसर को। या फिर वेसल अराइवल की डेट विच एवर इज लेटर, जिस दिन वेसल अराइव हुआ उनमें से जो भी डेट बाद में होगी उसी डेट की आप रेट ऑफ ड्यूटी कंसीडर करेंगे।
और एक्सपोर्ट अगर हुआ है मतलब आप सेम, अगर पोस्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन एक्सपोर्टर ने वो गुड्स पोस्टल अथॉरिटी को डिलीवर किया या ऑथराइज्ड कुरियर फॉर एक्सपोर्टेशन, जिस दिन आपने प्रेजेंट किया पोस्टल अथॉरिटी को या कुरियर कंपनी को फॉर एक्सपोर्टेशन, उस दिन की डेट ऑफ ड्यूटी कंसीडर होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल में प्रोविजन दे रखा है इसीलिए हमने बात की। कोई डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नो मैम। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज के बारे में। देखिए रेमिशन का मतलब क्या है, रेमिशन का मतलब है माफी। ये जितनी भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये सब आपके सिलेबस 2022 के स्टडी मटेरियल में टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे रेमिशन ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज का मतलब डेफिनेटली कस्टम ड्यूटी की माफी। अगर हम मेजरली बात करें तो ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है ये इंपोर्ट के बारे में बात करने का ही है, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर तो ना के बराबर ड्यूटी लगती है। तो जब भी कोई आर्टिकल आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस कौन कौन सी सिचुएशन में कस्टम ड्यूटी को रेमिशन हो सकता है, किस किस सिचुएशन में कस्टम ड्यूटी की माफी हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 और सेक्शन 23 बात करता है अदर देन पिलफ्रेज। पिलफ्रेज क्या होता है? पिलफ्रेज हमने कस्टम में पढ़ा था इंटर में, छोटी मोटी चोरी, छोटा मोटा नुकसान। पिलफ्रेज को छोड़ दीजिए, पिलफ्रेज के अलावा अगर आपके द्वारा इंपोर्ट किया हुआ कोई गुड्स लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस्ट या डिस्ट्रॉय मतलब पूरा का पूरा सामान ही आपका खत्म हो जाए। कैसे? आग लग जाए या कोई और सुनामी आ जाए या कोई भी ऐसा सामान। और ये गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉय कब हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स की। ठीक है, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया एंड वो गुड्स टीडब्ल्यूआई में तो एंटर कर गया। टीडब्ल्यूआई में एंटर करने के बाद बिफोर अनलोडिंग ड्यूरिंग अनलोडिंग दिस इज अ स्कोप। स्कोप मतलब गुड्स लॉस्ट अगर या डिस्ट्रॉय हुआ है अनलोडिंग के पहले, अनलोडिंग के दौरान, अनलोडिंग के बाद, जब माल कस्टम एरिया में पड़ा है या जब आप उसे वेयर हाउस में ले गए। ठीक है, मींस एक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूटी से पहले। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिफोर पेमेंट ऑफ एक्चुअल ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी तो कब पे करेंगे? जब होम कंजप्शन के लिए छुड़वाने ले जाएंगे। तो एक्चुअल ड्यूटी के पेमेंट से पहले अगर आपका कोई गुड्स लॉस्ट हो जाता है या कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर उस केस में आपको उसके ऊपर ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूटी देनी पड़ती है जो मिला जैसा मिला और जब मिला। जो मिला, जैसा मिला, जब मिला। ठीक है, तो एक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूटी से पहले अगर आपका कोई गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसको क्लियर कराते समय आपको ड्यूटी का रेमिशन मिल जाएगा, ड्यूटी की माफी मिल जाएगी। कैसे? देखिए क्या लिखा है, रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। आपका कोई भी गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया है अदर देन पिलफ्रेज, तो ऐसा और ऐसा लॉस या डिस्ट्रक्शन कब होना चाहिए?
गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराने से पहले, यानी एक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूटी से पहले अगर आपका गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हुआ है, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। आप ड्यूटी देने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप पूरी ड्यूटी देंगे, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर इस बात को इंश्योर करेगा कि कहीं ये लॉस्ट या डिस्ट्रॉय जो सामान हुआ है ये आपकी गलती के कारण तो नहीं हुआ है, और अगर आपकी गलती नहीं है तो गवर्नमेंट पूरी की पूरी ड्यूटी आपको रेमिट कर देगी। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, इंपोर्टर के ऊपर है। ठीक है, कि भाई ये किसी फायर से या अनकंट्रोलेबल सिचुएशन से गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हुआ है, इसमें उसकी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी। एक और ऑप्शन है कि आप अपने गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराने से पहले अपने गुड्स का टाइटल रिलिंक्विश कर सकते हो। व्हाट इज द रिलिंक्विशमेंट, आप अपने गुड्स का टाइटल त्याग सकते हो, मतलब आप अपना सामान छोड़ दोगे। बोले मेरे को नहीं चाहिए कमिश्नर, मैं आपको देके जाता हूं। अभी थंब रूल क्या है, जो मिला जैसा मिला जब मिला। अब आपको अगर गुड्स क्लियर ही नहीं करवा के लेके जा रहे हो, क्योंकि आपने तो अपने गुड्स का टाइटल रिलिंक्विश कर दिया, तो आपको ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास कोई आरडीएक्स से AK-47 रखा हुआ है, आप बोलो मैं उसका टाइटल रिलिंक्विश करना चाहता हूं, कमिश्नर के फेवर में उसका टाइटल त्याग देना चाहता हूं, नॉट अलाउड। ऑफेंडिंग गुड्स का रिलिंक्विशमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कब किस किस सिचुएशन में आप अपने गुड्स का टाइटल रिलिंक्विश करते हो, मतलब आप सामान छुड़वा के नहीं ले जा रहे हो, कमिश्नर के फेवर में टाइटल को त्याग रहे हो, अपनी ओनरशिप दे रहे हो कमिश्नर को। कब, जब गुड्स आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता। आपने मंगाए थे स्टील के बर्तन, आ गए पीतल के बर्तन, आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सामान नहीं है। ठीक है, रास्ते के दौरान गुड्स इतना डैमेज या डिटोरिएट हो गया है कि अब उसके लिए यूजफुल ही नहीं है, उसको बोलता है मैं इस सामान को लेके जाऊंगा तो मेरे और पैसे खर्च हो जाएंगे रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, नहीं लेके जाता। तो अगर यात्रा के दौरान डैमेज या डिटोरिएशन हुआ है एंड अगर वो गुड्स अगर इंपोर्टर के काम के नहीं है तो भी टाइटल रिलिंक्विश हो सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर इंपोर्टर मे बी अनविलिंग टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है और अब इंपोर्टर ने सामान को लेने से मना कर दिया है। ठीक है, सो इफ द गुड्स इंपोर्टेड देयर इज अ ड्यूटी लाइबिलिटी इज इम्पोज्ड एंड द इंपोर्टर में रिलिंक्विश टाइटल टू द अनकंडीशनल एंड अबंडन देम। ठीक है, मतलब यूजुअली क्या होता है, जब भी आप होम कंजप्शन के लिए माल छुड़वाओगे, जो भी व्यक्ति माल को छुड़वाएगा कस्टम डिपार्टमेंट से, उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अपना टाइटल ही रिलिंक्विश कर दिया, अपनी ओनरशिप ही कमिश्नर के फेवर में दे दी, तो अब आप कोई सामान नहीं ले जा रहे हो, और जब आप कोई सामान नहीं ले जाओगे तो आपको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, रीड करिए। ये लास्ट क्लास है ना आज आपकी, मतलब इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना? ओके, पढ़िए, और कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए। ओके है क्या? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट वन, हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, रिफंड ऑफ ड्यूटी, रिबेट ऑफ ड्यूटी एंड रेमिशन ऑफ ड्यूटी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेमिशन ऑफ ड्यूटी। रेमिशन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है? रिबेट, रिफंड, रेमिशन सभी ड्यूटी की माफी है, लेकिन इनको लेने का तरीका अलग अलग होता है। रेमिशन कब? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स इंपोर्ट की और इंपोर्ट करने के बाद उन्हें वेयर हाउस में रखा और वेयर हाउस में आग लगने के कारण गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। इस सिचुएशन में, ठीक है, मतलब आप ड्यूटी और टैक्सेस लेवीड बट नॉट पेड सब्सिक्वेंटली गॉट एग्जम्पशन। आप इस केस में ड्यूटी और टैक्स लेवी तो होगा लेकिन आपको छूट मिल जाएगी, मतलब ड्यूटी से माफी मिल जाएगी। रिबेट का मतलब
आपने एक बार ड्यूटी और टैक्स पे कर दिया और आपने उसके बाद कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई किया तो आपको वो क्या मिल गया, रिबेट। ठीक है, सर्टेन कंडीशन क्वालिफाई फॉर रिबेट, यानी आपको ड्यूटी और टैक्स लगता तो है, लेकिन अगर आप कुछ कंडीशंस फॉलो कर देते हैं तो आपको ड्यूटी से छूट मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक यानी जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर उन्हीं गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, ड्यूटी ड्रॉबैक, दैट इज अ रिबेट ऑफ ड्यूटी। रिफंड ऑफ ड्यूटी, अगर कोई भी पर्सन ड्यूटी पे या टैक्स पे कर देता है और सब्सिक्वेंटली नोटिस करता है कि उसे तो वो पे ही नहीं करना चाहिए था, उसका कोई राइट ही, ड्यूटी ही नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है टैक्स को पे करने की, तो उसको क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफंड, रिबेट, रेमिशन। पढ़ के देखिए अपने नोट्स में, और कोई डाउट होता है तो पूछिए। कोई डाउट है? अगर वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स में पहले अपन ने ड्यूटी पे करके और बाद में वेयर हाउस में रखवा, नहीं नहीं, ड्यूटी पे करने के बाद वेयर हाउस में नहीं रखते ना। ड्यूटी कब पे होती है, जब आप होम कंजप्शन के लिए क्लियर करते हो। आप वेयर हाउस में सामान रखोगे तब थोड़ी ड्यूटी पे करनी होती है। है ना? हाँ बोलिए शिवन। मूवी नजर से वेयर हाउस में जैसे आग लग जाती है हाँ तो उसके लिए ये तो हो गई कि ड्यूटी नहीं लगेगी, सामने वाले को नुकसान हुआ, वो उसी को नुकसान होगा कि ये करेगी। नहीं नहीं नहीं, इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। हाँ, इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस तो वैसे उसका बाद तो कराते हैं या तो कंपनी नहीं नहीं, यूजुअली देखिए कंपलसरी नहीं है, बट बीइंग अ कॉन्शियस बिजनेस डिसीजन आप इंश्योरेंस कराते हैं। अभी लाइफ इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है क्या? आप खुद सोचिए, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मेरे स्टॉक का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है क्या? नहीं। अगर मुझे लगेगा मुझे कराना चाहिए तो मैं कराऊंगी, अगर मुझे लगता है कि रिस्क हो सकती है तो मैं कराऊंगी। कार का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? एक्सीडेंट हो जाए, कार चोरी हो जाए, है ना, तो आप अपने रिस्क को अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस कराते हो। अब रिस्क तो ये भी है ना कि वेयर हाउस में माल जल जाए, हाँ ये भी रिस्क है। तो रिस्क कवरेज है वो। वो कवरेज मतलब वो बियर नहीं करेगा, उसको बस ओनली वो उसको ड्यूटी का पेमेंट। हाँ बस बस, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 25 और सेक्शन 25, पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटी। ये क्या है, ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन में इसे क्यों कहती हूं, क्योंकि सेक्शन 25 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। सेक्शन 25 जो कस्टम एक्ट का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। और क्या पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी गुड्स को ड्यूटी से फ्री कर सकती है, ईदर बाय वे ऑफ जनरली और स्पेसिफिक कंडीशन। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी गुड्स के इंपोर्ट को ड्यूटी से माफी दे सकती है। और ये जो माफी है ये कब से इफेक्टिव होगी? जिस डेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला। जब तक कुछ अदरवाइज ना कह दें, ये जो नोटिफिकेशन है ये अगले 2 सालों तक वैलिड रहेगा। मतलब एक बार अगर सरकार ने किसी इंपोर्ट को ड्यूटी से माफी दे दी तो 2 सालों तक ये जो नोटिफिकेशन है वैलिड रहेगा, जब तक कि कोई अदरवाइज चेंज ना कर दे। और सेक्शन 25 बोलती है कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए से कम की इंपोर्ट ड्यूटी है तो गवर्नमेंट उसे रिकवर नहीं करेगी। लेकिन ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है ईओयू या एसईजेड को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, विच इज क्लियर द गुड्स फॉर डीटीए। यानी ईओयू और एसईजेड अगर डोमेस्टिक मार्केट में, डीटीए स्टैंड्स फॉर मतलब इंडिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब इंडिया, ठीक है।
पढ़ के देखिए। मैम ये थर्ड वाला जो पॉइंट फिर से बताना, जिसमें यहाँ पे बोला ना 31 मार्च जैसे नोटिफिकेशन आया अगस्त में, तो फिर मैं कैसे देखेंगे इसको? अगस्त में देखेंगे तो मतलब जैसे मान लीजिए अगस्त 23 में नोटिफिकेशन आया, ठीक है, हाँ। तो अगस्त 23 में नोटिफिकेशन आया तो मार्च 24 ये तो है ही है, इसके बाद 2 साल। अच्छा, इसके बाद 2 साल, ठीक है। मतलब करेंगे वाले जिसमें आया उसको जोड़ के फिर 2 साल में। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये पेपर वापस समझाओ, समझ नहीं आया ये वाला। क्या समझाऊं, बोलो कौन सा, ये थर्ड वाला बेटा? हाँ हाँ, ये क्या बोलते हैं कि एग्जम्पशन अनलेस अदरवाइज, एग्जम्पशन अनलेस अदरवाइज मतलब जब तक कुछ अदरवाइज ना कहा गया हो, ये जो छूट है, ये जो एग्जम्पशन है, इट शैल बी वैलिड अप टू 31st March following immediately after 2 financial year from the date of such verification और notification। ठीक है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जैसे भी मैंने बोला कि मान लीजिए कि आज 10 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। अब 10 अगस्त 2023 को अगर नोटिफिकेशन आया तो ये नोटिफिकेशन मींस एग्जम्पशन मिली, छूट मिली इंपोर्ट को। ये छूट कब तक इंपैक्ट में रहेगी, ये छूट कब तक इफेक्टिव रहेगी? इमीडिएटली 2 फॉलोइंग ईयर्स। इमीडिएटली 2 फॉलोइंग ईयर्स का मतलब जैसे, हाँ 23-24 तो पहला यही साल है ना, इसके बाद के 2 साल मतलब 24-25 और 25-26, है ना, तुरंत अगले 2 साल। ठीक, ओके चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। थोड़ा सा और पढ़ लें, 10-15 मिनट। आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, दो सेक्शन और पढ़ते हैं फिर ओवर करेंगे ना, 2 सेक्शन पढ़ के ओवर कर देते हैं, ठीक है। चलिए रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। और सेक्शन 26 बोलता है कि मान लेते हैं कि आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है ना, इंडिया से आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगती, पर मान लेते हैं कि जो गुड्स आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन एक्सपोर्टेड गुड्स पे क्या लगी? ड्यूटी लगी। यानी आपने इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट किए ड्यूटी पे करके। एक बार अगर एक्सपोर्ट के ऊपर आपने ड्यूटी पे की तो क्या उस ड्यूटी का आपको रिफंड मिल सकता है? क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, तो एक बार एक्सपोर्ट पे की गई ड्यूटी का रिफंड मिल सकता है क्या? ठीक है, कब मिल सकता है? अगर आपने वो गुड्स इंडिया में वापस मंगवाए हैं अदर देन बाय वे ऑफ रीसेल। अदर देन बाय वे ऑफ रीसेल का मतलब से फॉर एग्जांपल आपने एक आप मारुति लिमिटेड है, आप कंपनी है मारुति लिमिटेड है, आपने कार एक्सपोर्ट की। उस कार, जब आपने कार एक्सपोर्ट की और उसके ऊपर मान लेते हैं ड्यूटी लगी, अज्यूम है ना ड्यूटी लगी, तो मान लेते हैं कि अगर वो कार इंडिया में वापस आई, री इंपोर्ट हुई, अदर देन बाय वे ऑफ रीसेल का मतलब आप उसे इंडिया में इंपोर्ट वापस क्यों कर रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर या फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस। अगर इस पर्पज के लिए आपने वो इंडिया में कार मंगवाई है
तो एक्सपोर्ट के समय जो आपने ड्यूटी दी थी गवर्नमेंट उसकी आपको रिफंड कर देगी। एंड ये जो गुड्स आप री इंपोर्ट कर रहे हैं ये कितने समय में करें? एक्सपोर्ट करने से 1 साल में। यानी से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 अगस्त 2023 को अगर कार एक्सपोर्ट की है तो मैं उसे 10 अगस्त 2024 1 ईयर में मैं उसे क्या करूं? री इंपोर्ट करूं। और री इंपोर्ट क्यों कर रही हूं? अदर देन बाय वे ऑफ रीसेल, यानी फ्रेश आर्टिकल की तरह नहीं मंगवा रही हूं, उसी गाड़ी को वापस मंगवा रही हूं रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। आपने मंगवा लिया, मंगवाने के 6 महीने बाद आप उसको वापस क्या, मंगवाने के 6 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर दें? रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दें। ठीक है, जिस दिन आपने गुड्स को वापस मंगवाया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी पे की, आप एक्सपोर्टेड गुड्स को इंडिया में वापस मंगवा रहे हैं फॉर रिपेयर मेंटेनेंस किसी भी पर्पज से। अगर 1 साल में आप मंगवा लेते हैं तो ओके, आपको रिफंड मिलेगा, बट रिफंड के लिए इंपोर्ट करने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ेगा। जाएगा ना वापस, लेकिन वो इस सेक्शन से रेगुलेट नहीं होगा। जब वापस जाएगा, ठीक है, तो वापस जाएगा तो अगर ड्यूटी लगती होगी तो ड्यूटी पे करेगा, नहीं लगती होगी तो नहीं करेगा। क्यों? अब पहले तो फिर मांग लो तो बाद में नहीं सुनिए ना, हो सकता है ये वापस जाए ही ना, हो सकता है ये सामान वापस जाए ही ना। ठीक है, और इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट सरकार ने दी होंगी वो भी ले लेगी आपसे वापस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी की। सेक्शन 26A रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। यह सेक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इंटर में, जब हमने कस्टम पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था, वापस रिपीटिशन है यहाँ पे। और ये क्या बोलता है कि देखिए मैंने बात की थी 2 तरीके की क्लियरेंस होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट क्लियरेंस क्या होती है? जब आप माल को क्या कराते हैं? पोर्ट से होम कंजप्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट क्लियरेंस क्या होती है? पोर्ट से वेयर हाउस, वेयर हाउस से होम कंजप्शन। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं डायरेक्ट क्लियरेंस की। मतलब आपने इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किए हैं और आपने उनको क्या करा लिया? आपने उनको ड्यूटी पे करके होम कंजप्शन के लिए छुड़वा लिया। आप होम कंजप्शन के लिए आपने ड्यूटी छुड़वा लिया, उसके बाद आपको पता चला कि आपके सामान कैसा है? डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब आपने बोन चाइना की क्रॉकरी मंगवाई और उसके कॉर्नर्स टूटे हुए हैं, या आपने पीतल के बर्तन मंगवाए और स्टील के बर्तन आ गए, आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। कब पता चला? जब आप ड्यूटी पे करके माल को लेके चले गए। अगर ऐसा है, प्रोवाइडेड आपने और इंडिया में उन गुड्स को यूज नहीं किया है, अभी तक यूज नहीं किया है, केवल इतना सा यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वो आपके हिसाब का है या नहीं है। नॉन कन्फर्मिटी चेक करने के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने गुड्स इंडिया में मंगवाए, ड्यूटी पे की, माल को छुड़वा लिया, लेके चले गए और उसके बाद पता चला कि आपके गुड्स आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि उन इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो आपने ड्यूटी पे की है ना, उस इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो आपने ड्यूटी पे की है, उन इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर उस पे की गई ड्यूटी का रिफंड लेना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्शन क्या है? आप या तो इंपोर्टेड गुड्स को क्या कर दीजिए? एक्सपोर्ट, यानी जो आपने गुड्स इंपोर्ट की। आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको इंपोर्ट ड्यूटी जो आपने पे की थी उसका रिफंड चाहिए। तो या तो आप इन्हीं गुड्स को क्या कर दीजिए? एक्सपोर्ट कर दीजिए, या फिर आप अपने टाइटल को रिलिंक्विश कर दीजिए। जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए कमिश्नर के फेवर में उसका टाइटल दे दीजिए, बोले मुझे तो ये सामान नहीं चाहिए। या फिर आप क्या कर दीजिए? उस सामान को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और ये आपको कितने दिन में करना है? 30 डेज में। यानी इंपोर्टेड गुड्स को जब आपने पोर्ट से होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराया, उसके 30 डेज में आपको ये एक्शन लेना है अगर आपके गुड्स डिफेक्टिव है या आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। जब 30 डेज में आप ये एक्सटेंशन ले लेते हैं, एक्शन आप ले लेते हैं, अगर 30 डेज में नहीं ले पाए तो कमिश्नर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी
दे सकता है। तो आपको क्या मिलेगा अगर ये एक्शन आपने 30 दिन में ले लिया, तो इस इंपोर्टेड गुड्स पे की गई इंपोर्ट ड्यूटी का आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड। लेकिन एक्शन की डेट से 6 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। 6 महीने से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपने गुड्स इंपोर्ट किए वो पेरिशेबल है, जिनकी शेल्फ लाइफ कम है या डेट एक्सपायर हो चुकी है या ऑफेंडिंग गुड्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में आपको कोई इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर किसी इंपोर्टेड गुड्स के लिए आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर चुके हैं तो भी आपको इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ₹100 से, और इसके अलावा अगर आप ने ₹100 से कम का आपका कोई ड्यूटी अमाउंट है तो उसका भी रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड लेने के लिए ये 26A समझ में आया आपको, सेक्शन 26A ड्यूटी है ना, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल केस में जब भी आप इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड लेना चाहते हैं, ठीक, तो आपको नॉर्मल टाइम है इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड लेने के लिए 1 साल। कितना समय है, 1 ईयर। हाँ, जिस दिन भी आपने ड्यूटी पे की उसके 1 साल के अंदर अंदर आप रिफंड फाइल कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन दी और रिफंड एप्लीकेशन से 3 महीने में अगर गवर्नमेंट ने आपको रिफंड ग्रांट नहीं किया तो अब गवर्नमेंट आपको ब्याज के साथ रिफंड देगी। और कितना ब्याज है, 6%। एक बात ध्यान रखिए, कस्टम में जब आपको ब्याज देना पड़ेगा तो रेट क्या है, 15%, और जब कस्टम लॉ में आपको ब्याज मिलेगा तो रेट क्या है, 6%। ठीक है, अब हमने बोला कि 1 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये 1 साल का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है एक्सटेंड, मान लीजिए कि आपने जब गुड्स इंपोर्ट किए थे, ठीक है, उनके ऊपर ड्यूटी लगी, ठीक, पर मान लेते हैं बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑर्डर निकाल के उन गुड्स को बैक डेट से फ्री कर देती है। मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2023 को कोई गुड्स इंपोर्ट किए थे ड्यूटी पे करके, जून 23 में सरकार ने एक स्पेशल ऑर्डर निकाला और बोले कि आपके तो जो गुड्स इंपोर्टेड थे वो ड्यूटी फ्री है बैक डेट से। तो अब इस सिचुएशन में मुझको ड्यूटी पे करने से 1 साल में रिफंड एप्लीकेशन नहीं डालनी है, मुझे रिफंड एप्लीकेशन कब डालनी है, जिस दिन स्पेशल ऑर्डर इशू किया उसके 1 साल के अंदर अंदर। या मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है और उसके कारण इंपोर्ट ड्यूटी की माफी होती है, तो जिस दिन मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी तब से नहीं, जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके 1 साल के अंदर अंदर मुझे रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है। या मान लीजिए मैंने ड्यूटी प्रोविजनली फाइल की थी, तो फाइनल असेसमेंट की डेट से 1 साल के अंदर अंदर मुझे रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो लिमिटेशन है 1 साल का, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये 1 साल का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा अगर स्पेशल ऑर्डर इशू हुआ है या कोई जजमेंट आया है या प्रोविजनल असेसमेंट इज फॉलोड बाय द फाइनल असेसमेंट, तो ये 1 साल का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब इतना सा तो है, करवा दूं, खत्म कर दूं इसको, देखो इतना सा टॉपिक है। नहीं मैम, सुबह 7 बजे से बैठे हैं। अच्छा ठीक है, चलो ओके, ठीक है, ओके।